Now we will discuss about the theoretical basis of organic reactions. Organic reaction, chemical reaction. What is the meaning of chemical reaction? कीमियाई तामुल, आप पढ़ के आए हैं उर्दू में कीमियाई तामुल। क्या मतलब कीमियाई तामुल का? केमिकल रिएक्शन, इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस दो टाइप के हमको मिलेंगे। एक रिएक्शन रहे रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक रिएक्शन मिलेगा हमको न्यूक्लियर रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन and second reaction is chemical reaction. What is the difference in between these two? जो न्यूक्लियर रिएक्शन रहेगा, the nuclear reaction takes place in the nucleus of the atom, and in the chemical reaction the valence electrons are involved. इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम का जो न्यूक्लियस है उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमको मिलेंगे। सो इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड एंड इन द केमिकल रिएक्शंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसको हम देख लेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इट इज अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। It is one of the branch of chemistry, nuclear reaction, in which nuclear chemistry, which deals with the study of nucleus. उसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है, all those can be discussed in the nuclear chemistry. अभी हमको देखना रहेगा about the chemical reactions. अब देखो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल रिएक्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ, CH4 प्लस Cl2। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन द प्रोडक्ट्स आर CH3, Cl एंड HCl। इट इज नोन एज सबस्ट्रेट। इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। इट इज नोन एज रिएजेंट। इसको कहा जाता है रिएक्शन कंडीशन। ये जो एरो के ऊपर नीचे हम लिखेंगे, इट इज द रिएक्शन कंडीशन, इट इज द बाय प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट। एंड जो मेन प्रोडक्ट के साथ हमको मिलेगा, इट इज नोन एज बाय प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन में ये चार टर्म्स आपको आना चाहिए, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। नाउ अभी जो सबस्ट्रेट है इसको क्या कहा जाएगा? द रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड्स कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, इट इज नोन एज सबस्ट्रेट। और ये दूसरा रिएक्टेंट है, द रिएक्टेंट विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज। इसमें चेंज आएगा और ये चेंज लेके आएगा, ठीक है। इट कॉजेज द चेंज इन अनदर रिएक्टेंट, इसको कहा जाएगा रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इज कॉल्ड रिएजेंट। यहाँ पे जो अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट रहेगा इसको हम मेनली कहेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ एक हमको और प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज नोन एज बाय प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो पूरा है, ये इधर का लेफ्ट साइड का, जो जितने लेफ्ट साइड के कंपोनेंट्स हैं इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। जो राइट साइड के कंपोनेंट्स हैं इनको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। ऑल दीज थिंग्स यू नो वेरी वेल। ये हैं रिएक्टेंट्स एंड ये हैं प्रोडक्ट्स। इनको कहा जाएगा तामुलात, इनको कहा जाएगा हासिलात। अब रिएक्टेंट्स के यहाँ पे दो पार्ट हमको मिलेंगे, दो में एक रहेगा सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। प्रोडक्ट में दो पार्ट हमको मिलेंगे, वन इज प्रोडक्ट एंड अदर इज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक की डेफिनेशन ये आपको याद रहना चाहिए। व्हाट इज द सबस्ट्रेट? The reactant that provides carbon to the new bond is called substrate,
and the other reactant which brings about this change, it is known as reagent. And the reactants, ये जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट देंगे और एक साइड प्रोडक्ट देंगे, दैट इज नोन एज बाय प्रोडक्ट। अब कुछ रिएक्शंस रहते हैं ऐसे सिंपल रिएक्शंस रहेंगे विच टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप, इट इज वन स्टेप रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस 2 स्टेप में होंगे, कुछ रिएक्शंस 2 से ज्यादा स्टेप्स में होंगे। उन रिएक्शंस को कहा जाएगा मल्टी स्टेप प्रोसेस और मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप रिएक्शंस और मल्टी स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कुछ न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक CH बॉन्ड, दिस वन CH बॉन्ड ब्रेक्स और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा CCl बॉन्ड, ये CH4 है और यहाँ पे हमको मिलेगा CH3Cl। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस एक साथ यहाँ पे चलते रहेगा। तो अब जो कई मल्टी स्टेप रिएक्शन रहेगा उसमें अगर हम एक एक स्टेप को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको कहा जाता है, डिस्क्रिप्शन को कहा जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉलेज है मैकेनिज्म की, इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द कंसर्न्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड and which is helpful for planning synthetic strategies. So it is about the introductory part of theoretical basis of organic reactions. अब अभी मैंने कहा कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और कुछ बॉन्ड्स बनेंगे। जो बॉन्ड ब्रेक होने का जो प्रोसेस है, इसमें 2 टाइप हमको मिलेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीवेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हियर a covalent bond can undergo cleavage or breaking, or it is also known as fission, in 2 ways. First way is homolytic fission. First is homolytic fission and second is heterolytic fission. होमोलाइटिक फिशन एंड सेकंड इज हेटेरोलाइटिक फिशन। देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब होगा सेम, हेटेरो का मतलब होगा डिफरेंट। ये लेसिस से बने, लेसिस मीन्स लूजनिंग या ब्रेकिंग। फिशन को भी हम यहाँ पे फिशन, फ्यूजन, फिशन, ये 2 अपोजिट प्रोसेस हैं। फ्यूजन और ये होगा फिशन, ये होगा फॉर्मेशन और ये ब्रेकिंग, लाइक दिस। होमोलाइटिक फिशन और हेटेरोलाइटिक फिशन, इसको हम कह सकते हैं होमोलेसिस, इसको हम कह सकते हैं हेटेरोलेसिस। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। इन केस ऑफ होमोलाइटिक फिशन, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, इट इज AB. It is one of the molecule, that is AB. It is one of the covalent bond. अब ये जो covalent bond है कैसे बनता है? It is formed by mutual sharing of electron. One bond है, इसका मतलब one pair of electron is present. One pair means 2 electrons. अब यहाँ पे क्या होगा? During fission, the each atom accepts an electron. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन
दूसरे एटम पे जाएगा। ये जो एरो है आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज लाइक अ फिश हुक, ठीक है। नाउ हियर, यहाँ पे हमको मिलेंगे ए, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये बी, और यहाँ पे ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। इनको कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। ये ए फ्री रेडिकल एंड बी फ्री रेडिकल, these species are formed during the homolysis। अगर आपसे कोई पूछे what are the product of the homolysis और homolytic fission, आपका आंसर रहेगा फ्री रेडिकल। इसके नतीजे में क्या मिलेगा हमको? ये फ्री रेडिकल्स मिलेंगे हमको। ओके, अब यहाँ पे द स्पीसीज विथ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन आई तो आप इसको क्या कहेंगे? The species which is with unpaired electron, it is known as free radical. So it is the process of homolytic fission or it is the homolysis। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इट इज द CH4 मॉलिक्यूल, ये हो गया CH4 मॉलिक्यूल। ये एक पेयर है, इसका मतलब हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 1 इलेक्ट्रॉन कम्स ऑन carbon atom and other electron on hydrogen atom, then यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल और साथ में मिलेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसका नाम रहेगा मिथिल फ्री रेडिकल एंड इट इज द क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। सो इट इज अबाउट द homolysis। And homolytic fission is favored in presence of ultraviolet radiations, or suitable peroxide or at high temperature। इसकी कंडीशन क्या है होमोलिसिस के लिए कि किसके प्रेजेंस में होगा ये? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सुटेबल peroxide और एट हाई टेम्परेचर द फ्री रेडिकल्स आर formed or homolytic fission occurs। Now next type of bond cleavage is heterolysis और heterolytic fission। heterolytic fission में हमको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल A B, it is one of the molecule, 1 electron pair means इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड को इस तरह दिखा सकते हैं। Now during heterolysis the electrons are these two electrons shift on any one atom। किसी एक एटम पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेंगे नाउ इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, देयरफॉर इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? आयंस आर फॉर्म्ड, आयंस बनेंगे इसमें। हेट्रोलिसिस जब होगा, हेट्रोलाइटिक फिशन जब होगा तो इसमें जो प्रोडक्ट्स रहेंगे द प्रोडक्ट्स आर आयंस। ये पॉजिटिव आयन है, इट इज नोन एज कैटायन, निगेटिव आयन इज नोन एज एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ये किस साइड में होगा? इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। इफ B is more electronegative than A, then these two electrons will shift on atom B and B acquires negative charge। If A is more electronegative than B, then these two electrons are acquired by atom A। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, it acquires negative charge, यहाँ पे it becomes electron deficient species, it acquires positive charge। ठीक है, so it is like this। For example अगर हम यहाँ पे देखते हैं हेट्रोलिसिस, देन इसका देखते हैं हम CH3, ये हो गया CH3 और यहाँ पे ये मिथिल क्लोराइड मॉलिक्यूल। अगर इसको हम देखते it is more electronegative than carbon, then these two electrons will shift to the chlorine atom
और यहाँ पर हमको मिलेंगे, ये हो गया CH3। दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड यहाँ पे ये क्लोरीन है, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, इट इज नोन एज कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन एंड इट इज द क्लोराइड आयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, इस तरह का फिश हुक एरो, फिश हुक के जैसे का एरो ये बनेगा। जिस स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये एरो हेड उधर रहेगा और एरो का टेल जहां से शिफ्टिंग होगी ये उधर जाएगा। ये जो एरो, ये एरो का टेल है, ये एरो का हेड है, ठीक है। तो ये एरो टेल कहाँ रहेगा, जहां से शिफ्टिंग होगी। ये एरो हेड कहाँ रहेगा, जहां पर शिफ्टिंग होगी। सो इट इज अबाउट द हेट्रोलाइटिक फिशन, हेट्रोलिसिस एंड होमोलिसिस। सो अब कुछ रिएक्टिविटी हम देख लेते हैं होमोलाइटिक फिशन में और हेट्रोलाइटिक फिशन में। जो रेडिकल्स बनेंगे, विच रेडिकल्स आर मोर स्टेबल। यहाँ पे हम देखते हैं, ये सब आपका 12th स्टैंडर्ड में आने वाला है। विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, देन जो स्टेबिलिटी है, द स्टेबिलिटी इज लाइक दिस, CH3 C, ये हो गया CH3 इट इज टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। टर्शियरी कार्बन है ये, टर्शियरी कार्बन, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी प्रोपिल फ्री रेडिकल। इसको हम कहेंगे सेकंड। इसका जब हम बॉन्डिंग देखेंगे, दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर 2 कार्बन एटम्स, देयरफॉर इट इज सेकेंडरी कार्बन। और अगर हम देखेंगे ये आइसोमर CH3 CH और ये CH3 ना, इट इज आइसोमर, देयरफॉर ज्यादा करेक्ट यहाँ पे रहेगा आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। इट इज टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल, देन इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू CH3। इसका नाम है इथिल फ्री रेडिकल एंड इट इज मोर स्टेबल as compared to methyl free radical. It is about the reactivity of free radicals. यहाँ पे अब अगर हम कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे कार्बोकेटायंस की, सो हियर ये है CH3 C, CH3, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, देन इट इज मोर स्टेबल as compared to isopropyl free radical, isopropyl carbocation. It is more stable as compared to, यहाँ पे है CH3, देन ये CH2, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम है इथिल कार्बोकेटायन। इट इज द इथिल कार्बोकेटायन एंड it is more stable as compared to methyl carbocation. तो ये जो स्टेबिलिटी है, टर्शियरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आइसोमर कार्बोकेटायन, then it is more stable as compared to primary carbocation. So it is about the stability order of the stability order during the homolytic fission and heterolytic fission. Now next topic we will discuss here, which happens during the chemical reaction. The use of these 2 types of reagents are important. 2 types of reagents, यहाँ पे देखेंगे हम types of reagents. अभी हमने देखा जो रिएक्टेंट्स हैं, इसके 2 टाइप्स हैं,
रिएक्टेंट्स के दो पार्ट हैं, नॉट टाइप्स, रिएक्टेंट्स के दो पार्ट हैं, एक सबस्ट्रेट है और दूसरा रिएजेंट है। ठीक है, अभी हमने सबस्ट्रेट में बॉन्ड क्लीवेज देखा, अब जो रिएजेंट है अब उसके टाइप्स हम देखते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। फर्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रोफाइल एंड second type is nucleophile. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स लिख देते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये जो पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, these are reactions are brought about by two types of reagents depending upon their ability to accept or donate electrons to the substrate. Reagents are classified into two types, electrophiles and nucleophiles. अब इसका मीनिंग देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, यहाँ पे इसका मतलब तो रहेगा इलेक्ट्रॉन, ये फिलस इसका मतलब होता है अट्रैक्टिंग या लविंग, तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और इसका मतलब होगा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? द स्पीसीज which accept electrons from the substrate। जो ये जो स्पीसीज रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। द इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम रहेगा तो वो स्पीसीज रहेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ये हम ले लेते हैं H+ आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन रहेगा, या अ न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच दिस सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो सेंट्रल एटम रहेगा इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इट इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल में क्या लेंगे? आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये है एल्यूमिनियम, ये Al, इसके आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 क्लोरीन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन। इट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एंड इट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे जब इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4 और ये 6। ऑक्टा मीन्स 8, होने चाहिए थे 8 लेकिन है 6। इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स को हम कहेंगे लेविस एसिड्स। इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड्स, या लेविस एसिड्स एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोफाइल्स, लाइक दिस। ये इसको हम कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम पजेस इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इससे पहले अभी मैंने आपसे कहा कि केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 8 लेकिन है 8 से कम।
इसलिए इसको कहा जाएगा दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो नेचुरली ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इट इज अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स। नाउ अब इसका ये जो सब हमने देखा, इसका अपोजिट केस यहाँ हमको मिलेगा न्यूक्लियोफाइल में। ये है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। द न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड न्यूक्लियोफाइल्स गिव अवे द इलेक्ट्रॉन्स। Nucleophiles give away the electrons to the substrate. This is because the nucleophiles are electron-rich species. The nucleophiles are electron-rich species. Electrophiles are electron-deficient species. जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा। किसको देगा, सबस्ट्रेट को देगा। ठीक है, सो द न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ये है निगेटिवली चार्ज्ड आयन जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम possess नॉन बॉन्डिंग द सेंट्रल एटम possess लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीसीज के पास अवेलेबल रहेगा, दैट स्पीसीज विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, या निगेटिवली चार्ज्ड आयन, एनायन जो रहेंगे वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा। बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, सो दीज आर लेविस बेसिस। इन इसको इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेसिस। सो दीज टू आर द टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब इसमें एक रिएक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं हम, एक रिएक्शन लिख के। फॉर एग्जांपल NH3, देखिए ये है NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉम्बिनेशन होगा BF3 मॉलिक्यूल के साथ। It is nucleophile and it is the electrophile. It is the representation of electrophile. It is the representation of nucleophile. अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे रहेगा ये BF3, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हम दिखा देंगे और यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज हम दिखा देंगे। इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो इट इज अबाउट द reaction in which electrophiles and nucleophiles are clearly shown. So these two are the types of reagent, electrophiles, and second type is nucleophiles. Okay, thank you.